नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। गौतम अडानी को हम सब जानते हैं क्योंकि एक वक्त में वो पूरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और पूरी दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन 2023 के शुरुआत से जब से हिंडनबर्ग ने उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, तभी से वो इस तरह के हमेशा किसी न किसी एलिगेशन में आते रहे हैं और ये जो समस्या है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी उनको कितना भी बचा लें, लेकिन ऐसा है कि बार बार इल्ज़ाम उन पे लगता ही जा रहा है। एक नया ताज़ा मामला आया है कि अडानी का जो भारत का पोर्ट्स है, जो कि भारत के बंदरगाह हैं, उनमें कैसे दखल बढ़ता जा रहा है और उसका हस्तक्षेप किस हद तक बढ़ चुका है। अगर आप गौतम अडानी के बारे में बात करें तो उनके पास कुल 14 बंदरगाह हैं। 13 भारत में और एक हाइफा में है जो कि इजराइल में है, और 13 बंदरगाह और उसके साथ कई सारे टर्मिनल्स हैं। भारत सरकार के पास जो है वो कुल 12 बंदरगाह है। तो गौतम अडानी के पास ज़्यादा बंदरगाह है एज कम्पेयर टू जो भारत सरकार है। अच्छा, हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ा जो इसमें चौंकाने वाला क्या बात है कि साल 2013 में जितने भी भारत के जो बंदरगाह थे, मीन्स उसे जो माल ढुलाई होता था, जो उसका माल ढुलाई जो कैपेसिटी, जिसको कार्गो कैपेसिटी बोलते हैं, उसमें जो गौतम अडानी का हिस्सा था वो महज 9% था, 9%। लेकिन अगर आप 2022 की बात करें तो वो हिस्सा बढ़कर 24% हो गया। माने जितना माल ढुलाई होता है भारत के टोटल पोर्ट्स पे, उसका लगभग 24% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी के द्वारा होता है। और जो मैंने गैर सरकारी जो पोर्ट्स हैं उसमें तो ये लगभग आंकड़ा पहुंच के 50% हो गया। माने जो जितने नॉन गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं वहाँ पे जितने माल ढुलाई होते हैं, लगभग 50% जो माल ढुलाई है वो गौतम अडानी करते हैं। माने इतना हद तक मोनोपोली बढ़ गया है और इतना हद तक उनका दखल बढ़ चुका है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब भी कोई जहाज़ सामान लेकर आता है और कहीं पे अपना सामान उतारता है तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो है कि कनेक्टिविटी, कि आप वहाँ से माल उतार कर जो है आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया में है उसको कितने जल्दी तक पहुँचा दे रहे हैं, उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर मीन्स जहाँ पे पोर्ट पे सामान उतरा है और वहाँ से अगर वो दूरी 500 से किलोमीटर से अधिक की दूरी है इंडस्ट्रियल एरिया की, तो वहाँ पे रेलवे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज कम्पेयर टू रोड। दूसरा होता है उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। इसका मतलब कि जहाज कब आके रुका और कितना जल्दी अपना माल को उतार कर वापस से सामान लेकर वापस से रिटर्न हो गया, इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अगर आप सरकारी बंदरगाह का बात करें तो टर्न अराउंड टाइम 2 दिन है। माने जहाज को आकर अपना सामान उतारने और वापस से माल चढ़ाने में उसको 2 दिन लगता है। जबकि अगर आप प्राइवेट पोर्ट्स की बात करें तो उसका जो औसत जो टर्न अराउंड टाइम है वो मात्र 0.7 डेज है। मतलब कि लगभग वो 14, 15, 17 घंटे का में ही वो अपना सामान उतार कर और पूरा वापस से सामान चढ़कर वो विदा हो जाता है, जिसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। और जो थर्ड है वो कस्टम डिपार्टमेंट है। बार बार ये रिपोर्ट आ रहा है कि गौतम अडानी को कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि उसका सीधा कनेक्शन जो है नरेंद्र मोदी के साथ है। आज भी नहीं, बहुत पुराना कनेक्शन है और हर कुछ के ऊपर उसको फेवर किया जाता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट से उसका सब कुछ का बहुत जल्दी क्लियरेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में और टर्न अराउंड टाइम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कनेक्टिविटी के बारे में है कि जहाँ भी गौतम अडानी का पोर्ट है, जिस पोर्ट को भी उसने ले रखा है, और वहाँ से जो मीन्स अगर रेलवे ट्रैक है तो उनका रोड बहुत अच्छा है, मीन्स जहाँ से सामान ईजिली जो है पहुँचा जा सके। या अगर रेलवे कनेक्टिविटी है तो उनका बहुत अच्छा है, मतलब कि चूंकि उनके इलाके का है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी दूसरा अगर कोई दूसरा पोर्ट ऑपरेट कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का पोर्ट ठीक ना हो या रेलवे ट्रैक का उसको एक्सेस ही ना मिले। मैंने ऐसा बहुत तरह का समस्या है। दूसरा बात आता था टर्न अराउंड टाइम, मतलब गौतम अडानी का सामान आया और गौतम अडानी का सामान यहाँ पे माल उतारा और फिर माल चढ़ाकर जो वापस लौटा, उसका जो है उसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 2014 से पहले जब कोई जहाज आता है और जहाज जो है मीन्स पोर्ट से मैंने डेक से पहले ही जो है वो उसका इंजन बंद हो जाता है, उसको जो है पोर्ट के किनारे खींचकर टग बोट्स लाते हैं। तो ये जो टग बोट का जो व्यापार था भारत में, वो एक दूसरी कंपनी किया करती थी, हैदराबाद की कंपनी किया करती थी। स्पार्कल ओशन करके कंपनी का नाम था, उसका मोनोपोली था। वो लगभग 90% टग बोट्स भारत में जितने भी होते हैं जो कि जहाज को खींच कर जो मैंने पोर्ट के किनारे तक लाती है, उसी पे उसका था। गौतम अडानी ने उसी को खरीद लिया। अब एन केन प्राकेन कैसे खरीदा इसकी बात किसी और टाइम, लेकिन उसने उसको टग बोट को ही खरीदा। इस तरीके से उस व्यापार पे पूरा मोनोपोली हो गया। क्योंकि टग बोट्स जो हैं बोट को खींच के लाती हैं, मैंने जहाज को खींच के लाती हैं, इससे गौतम अडानी के पास पूरा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है कि भारत में कहाँ कहाँ सामान उतर रहा है, आयरन ओर कहाँ आ रहा है, कोयला कहाँ आ रहा है,
और इस तरीके से उसके पास हर कुछ का रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, कितने जहाज उतर रहे हैं, कितने जहाज जा रहे हैं। अभी हमने कोयला के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि उसने 13,000 करोड़ का जो है महंगा बेचा है। मैंने बाहर से लाया सामान खरीद के 100 रुपया, यहाँ पे 200 रुपया में बेच दिया। क्योंकि 13,000 करोड़ उसका जितना बिल बनना चाहिए था उसने 13,000 करोड़ का लगभग का बिल बनाया, जिसके कारण भारत में जो है बिजली बिल जो है, बिजली की दरें वो लगातार महंगी होती जा रही है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप गौतम अडानी के पोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2014 से पहले एक तो सबसे पहले उनका सबसे फेमस मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट में कितने सस्ते दरों पे ज़मीन बेची गई है, ये इसका बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद उसने 2 और पोर्ट को खरीदा, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से मीन्स हर कुछ जो है ना उसकी कहानी टोटल फेरी टेल होते जा रही है और गजब के रफ्तार में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसमें एक मामला है, क्या वो सभी डील सही कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से सामान मीन्स किसी कंपनी को खरीदा जाता है, जिस तरीके से किसी चीज़ का एक्विजिशन किया जाता है, क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विशाखापत्तनम में एक पोर्ट था जिसका नाम गंगावरम पोर्ट था। उसमें लगभग 10.5% हिस्सा जो है आंध्रा गवर्नमेंट का भी था और 31.5% हिस्सा जो है वो एक दूसरे कंपनी का था, वारबर्ग कंपनी का, वारबर्ग पिंकस नाम का, यही कंपनी का नाम है। और बाकी जो लगभग 55% बचे वो आपको राजू फैमिली का था। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि 2015 में वहाँ पे जो उसका जो माल ढुलाई का जो कैपेसिटी है वो लगभग 30,000 मीट्रिक टन पर डे है। वही 2019 में उसका जो माल ढुलाई का कैपेसिटी है वो लगभग 60,000 मीट्रिक टन है। तो मतलब कि इसने इतना ज़्यादा बढ़ गया। उनका अगर आप प्रॉफिट का भी देखें तो जो प्रॉफिट का जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो भी लगभग 2.5 गुना बढ़कर जो है 800 करोड़ का हो गया था, अगर आप 2015 और 2019 की तुलना में अगर कंपेरिजन करें तो। गौतम अडानी 2015 में खरीदना चाह रहे थे लेकिन 2015 में खरीद नहीं पाए, आखिरकार उन्होंने 2021 में खरीद लिया। आप जानकर हैरान होंगे कि जो वारबर्ग है जिसका उस टाइम जो वैल्यूएशन था वो लगभग 7,000 करोड़ था, उसने गौतम अडानी को अभी लगभग 6200 करोड़ में बेचा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपने से सस्ते दर में बेचा है और राजू ने भी सस्ता दर में बेचा है। आप इमेजिन कीजिए, कोई कंपनी आज से 7 साल पहले प्रॉफिटेबल है, उसने हर कुछ को प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दिया, माल ढुलाई की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, फिर वो सस्ते दाम पे क्यों बेचेगा? कहा जाता है कि राजू के फैमिली पे भी जो है रेड पड़ा है। तो अगर आप देखें जैसे मुंबई एयरपोर्ट में था कि जो वो कंपनी लेती थी वो जीवीके जो जिसने उसको लिया था, ईडी का रेड, आईटी का रेड, मतलब कहने का मतलब कि आप देखते हैं कि जिस तरीके से आपके मान लीजिए आपके मोहल्ले में गुंडा रहता है, उसको आपका घर पसंद आ गया और आपका घर जो है 2 करोड़ का है, वो बोला कि हमको ये घर चाहिए। उसने एक आदमी को भेजा कि भाई इसका घर बोलो कि घर बेचेगा, तो आप बोलिए कि नहीं हमको घर नहीं बेचना है। उसके बाद उसने गुंडा को भेजा, माने उसने आपको धमकाया और आप उसके बाद मजबूरन जो है 10 लाख रुपया बयाना लेकर बाद में 50 लाख में घर बेच देते। माने जो घर आपका 2 करोड़ का था वो घर आपने उसको 50 लाख में बेच दिया। मेरा कहने का ये मतलब कि अडानी के जो जितने भी सारे एक्विजिशंस है ये यही दिखा रहे हैं कि ये आदमी जो है अगर खुद से कोई चीज़ नहीं खरीद पाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अंबुजा सीमेंट जो इसने खरीदा था वो बिरला ग्रुप लेने वाला था, लेकिन बिरला ग्रुप का डील कैंसिल हो गया और गौतम अडानी उसको ले लिया। तो कहने का ये मतलब है कि आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि इस आदमी को अगर कोई डील लेना है, अगर वो डायरेक्टली खरीदाया तो खरीदाया, नहीं तो ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, सीबीआई का छापा मार के सामने वाले को परेशान कर दिया जाता है और सामने वाला मजबूरन बेच दिया जाता है। ये तो क्रिमिनल एक्ट है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। माने इसके लिए तो इसको पनिशमेंट होना चाहिए। आप समझिए कोई इतना बड़ा गलती कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज ये चीज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जज था जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, उसने लगभग गौतम अडानी को 40,000 करोड़ रुपया का बचत कराया है, क्योंकि जितना भी कोर्ट केस जाता था सुप्रीम कोर्ट में वो उसी को मिलता था और वो हर चीज़ में जो है उसको छोड़ता था। लगभग 40,000 करोड़ रुपया का बचत करवाया अरुण कुमार मिश्रा ने, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने जज कहते हैं। तो आप समझिए कि इस हद तक मिली भगत है कि एक व्यापारी हर कुछ लेते जा रहा है और उसको, अगर आप गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बात करें तो ये लोग लगभग 13 सेक्टर में हैं। पावर के सेक्टर में है, कोल के सेक्टर में है, पोर्ट के सेक्टर में है, एयरपोर्ट के सेक्टर में है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो गया, वो मोबाइल के सेक्टर में है, टेलीकॉम के सेक्टर में है।
मैं कई लोगों से जब बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, एक ही व्यापारी को सब कुछ मिल गया तो दिक्कत क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो बात है कि जहां भी मोनोपोली होगा, जहां भी एक ही व्यापारी के सब कुछ आ जाएगा, वो जब मन करे दाम बढ़ा सकता है। पहला तो ये चीज़ है कि जब मन करे। दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ कोरिया में कहा जाता है कि चायबोल्स हुए, जापान में कहा जाता है कि जुजुत्सु हुए, जहाँ की सरकार ने, जापान में तो कह रहा है कि सभी कंपनी को जापान सपोर्ट करती है, दक्षिण कोरिया में ऐसा कहा जाता है कि चाहे सैमसंग हो या एलजी हो, उसको वहाँ की सरकार ने सपोर्ट किया था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसको पैसा दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके सामने एक कंडीशन रखा जाता है कि तुमको एक्सपोर्ट करना है, तुमको इनोवेशन करना है। जहाँ भी आप इनोवेशन करेंगे तभी आप नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे, तभी आप सामान को बेच पाएंगे। तो उनका एक कंडीशन रहता है कि तुमको इतना एक्सपोर्ट मिनिमम करना ही है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करने लगेंगे, जाहिर सी बात आपको बहुत सारा जॉब जनरेशन करना पड़ेगा, और जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे वहीं से इनोवेशन होगा, वहीं से सामान बेचेंगे। गौतम अडानी का अगर आप बात करें तो ऐसा कोई भी बात नहीं, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। यहाँ ना इनको इनोवेशन करना है, ना ही कोई इनको जॉब एक्सपोर्ट करने का इन पे बात है। तो ये इनके पास जितना भी पैसा मिल रहा है, या अपना जिनका सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके ये क्या कर रहे हैं, यहीं के लोकल कंपटीशन को किल कर रहे हैं, यहाँ के लोकल कंपटीशन को क्रश कर रहे हैं कि कोई दूसरा मेरे सामने न उठाए और हर जगह मेरा मोनोपोली चलता रहे। सरकार हमको सारा टेंडर दिलवाता रहे और हम सरकार को चुनावी फंडिंग दिलाते हैं। सिंपल बात है, इसमें कुछ कहते हैं ना कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला रुका कहाँ, बता काफिला लुटा कहाँ, तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला रुका कहाँ। यही बात है, ये सिंपल बात है। सारा टेंडर इनको मिल जाए और ये बाद में जो है जितना चंदा एन केन प्रकरण जो है बीजेपी को देते रहे और इन लोगों का गाड़ी चक्कर चलता रहे। दूसरी बात तो सबसे पहले तो ये होगा कि कोई एक्सपोर्ट का लिमिट नहीं रहता कि कम से कम तुमको इतना एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जिसको एक्सपोर्ट करना होगा उसको इनोवेशन करना होता है, उसको इनोवेशन में भी पैसा लगाता है, वहाँ भी जो रिसर्च स्कॉलर है उसको जॉब मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जब चीज़ है तो उसमें क्या दिक्कत होता है। 2014 में भारत में लगभग 2.5 लाख अल्ट्रा हाई वर्थ नेट इंडिविजुअल थे, माने जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो किसी भी व्यापार को लगभग खड़ा कर सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 2014 से 2019 के बीच लगभग 23,000 जो पूंजीपति हैं वो भारत छोड़ के चले गए। 2022 में जो है, 2021 में लगभग जो है 6,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चले गए और 2022 में जो है लगभग 7,500, क्योंकि उनमें से कई लोगों को डर है कि अगर हमने यहाँ पे कोई व्यापार किया और अगर हमारा व्यापार सक्सेसफुल हो गया, मेरा व्यापार प्रॉफिटेबल हो गया, तो हमको ज़बरदस्ती कोई ना कोई खरीद लेगा। इसलिए वो दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहे हैं, नाइजीरिया में जाके व्यापार कर रहे हैं, कनाडा में जाके व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, अगर वो पूंजीपति अपना कोई नया बिजनेस चलाते, सैलून खोलते, होटल खोलते, कुछ भी खोलते, कई लोगों को जॉब मिलता, देश का जीडीपी बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग अपना सारा पैसा वैसा समेट के विदेश भाग रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर वो बड़ा बन जाएंगे तो जबरन उसको खरीद लिया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप गौतम अडानी का अगर टोटल सब कुछ देखें, अभी अगर भारत सरकार की अगर आप पॉलिसी देखें तो कुल 5 व्यापारी है जिसको पूरा फेवर कर रहे हैं। नंबर 1 गौतम अडानी, नंबर 2 मुकेश अंबानी, टाटा पहले से थे ही, बिरला पहले से थे ही, और अब जो है आनंद महिंद्रा का नाम जुड़ गया है। लेकिन आप फिर भी कहें तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। ये लोग लगभग 13 सेक्टर्स में हैं। भारत में जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, रघुराम राजन हमेशा एक बात कहते हैं कि जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या है, वो ये चीज़ देखे कि माहौल हमेशा इस तरीके से रहे कि प्लेटफॉर्म सबके लिए हो। अगर मुझे व्यापार करना है तो कर सकें, आपको व्यापार करना है तो करें। ऐसा नहीं कि 1-2 व्यापारी ही सब कुछ ले ले, पूरा रसिया की तरह ओलिगार्क बना ले और दूसरा कोई उसमें कर ही नहीं सके। रसिया का बात है तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे ओलिगार्क्स होते हैं, जो वहाँ पे सरकार का करीबी होता है वो अपने सेक्टर में सिर्फ खुद को चाहता है, बाकी जो उसी का जो भी कॉम्पिटिटर है उसको या तो मरवा देता है, नहीं तो जेल में डलवा देता है सरकार की मदद से। और वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी को भाग जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। वहाँ के जो दूसरे सबसे बड़े ऑयल कंपनी के जो हेड थे, उनको पता नहीं कई साल जेल में रहे हो। तो कहने का मतलब हमारा रास्ता उसी तरफ जा रहा है कि व्यापारी को धमकाओ, सब कुछ करो, अपने चंगुल में रखो, वो अपना कोई प्रॉब्लम ना बताए, कोई फ्रस्ट्रेशन ना बताए, और इस तरीके से 1-2 जो हैं अपने इनके चायबोस जो हैं उसको, जिसको नेशनल चैंपियंस कहते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम, इस तरीके से इनको डेवलप करो, इनसे चुनाव में चंदा लो। आप इमेजिन कीजिए 14 एयरपोर्ट है, 14 पोर्ट है, सरकारी बंदरगाह है इस बंदे के पास। भारत के हर 500 किलोमीटर पे जो है, अगर आप जो हमारा बाउंड्री है वो कोस्ट लाइन, उस पर गौतम अडानी का एक पोर्ट है हर 500 किलोमीटर पे। तो किसी का इस तरीके से मोनोपोली हो जाए
कि कोई दूसरा पोर्ट बिजनेस में आने से पहले भी 20 बार सोचे। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है और ये भारत के सभी युवाओं को सोचना पड़ेगा। क्रिकेट देखने से, आईपीएल देखने से, मूवी देखने से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स में मन लगाना पड़ेगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको पूरा सुनना पड़ेगा और इस तरीके से चिंतन करना पड़ेगा कि क्या भारत का अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रहा है। अगर इस दिशा में जाता रहा, यूं ही अगर मोनोपोली सब कुछ करते रहे, हर कुछ वो कब्जे में लेते रहे, तो एक तो हमारा आर्थिक ग्रोथ पूरा खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, जॉब ग्रोथ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इस तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है वही खतरे में पड़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द चंद्रभूषण शो। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।